हेलो दोस्तों, मैं पांडे सर। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? चिकित्सित सगर्भता समापन की व्याख्या कीजिए। चिकित्सित सगर्भता यानी समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, हम टीपी बोलते हैं इसको हम लोग शॉर्टकट में। तो चिकित्सित सगर्भता जो होती है, चिकित्सित गर्भ समापन एम टीपी का अर्थ गर्भावस्था को जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से समाप्त करना है। यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब गर्भावस्था जारी रखना मां के जीवन या मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या हो, खतरनाक हो, भ्रूण में गंभीर असामान्यताएं हो, बलात्कार के कारण गर्भावस्था हुई हो, परिवार नियोजन के उपाय विफल हो गए हो, तो क्या अपनाया जाता है? एमटीपी अपनाया जाता है। यानी बलात्कार कारण गर्भावस्था हुई हो ना, तो वहां पर एमटीपी अपनाया जाता है। ठीक, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अपनाई जाती है। तो यह परिवार नियोजन के उपाय क्या हो गए, विफल हो गए हो। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? समष्टि और समुदाय क्या होता है? समष्टि और समुदाय क्या होता है? समष्टि और समुदाय क्या होता है? कई बार पेपर पूछा गया, ध्यान कीजिए। तो समष्टि, जीव विज्ञान में समष्टि एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले एक ही प्रजाति के व्यक्तियों का एक समूह है जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं। क्या? जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं। समुदाय क्या होता है? समुदाय एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के जीवों की समष्टियों का एक समूह है जो एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। तो समष्टि क्या होता है? जीव विज्ञान में समष्टि एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले एक ही प्रजाति के व्यक्तियों का एक समूह है जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं। और समुदाय क्या होता है? समुदाय एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के जीवों की समष्टियों का एक समूह होता है, यानी समष्टि समूह होता है जो दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न टिप्पणी लिखिए। और रेड डाटा बुक एक बार नहीं कई बार पूछा गया। रेड डाटा बुक क्या होता है बायोलॉजी में? ठीक, रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक एक राजकीय दस्तावेज है जिसे अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा बनाए रखा जाता है। इसमें पौधों, जानवरों, कवक और स्थानीय उप प्रजातियों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जाता है। यह संरक्षण प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। ये जो रेड डाटा बुक होती है, यह क्या करती है? अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा बनाया गया क्या उनका पुस्तक है, जो करती क्या है? विभिन्न प्रकार के भौगोलिक उपकरणों क्या करती है, उसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है, पौधों के बारे में, जानवरों के बारे में। ठीक, कौन कौन सी प्रजातियां नई जन्म ले रहे हैं, कौन विलुप्त होने वाली हैं, सभी पूरा जानकारी किसमें होती है? रेड डाटा बुक में होती है। जिस प्रकार हमारा संविधान होता है, जिस प्रकार संविधान से पूरे देश चला जाता है, उसी का रेड डाटा जो बुक होता है ना, उसमें पूरा क्या होता है? हमारे पर्यावरण में रहने वाले विभिन्न प्रकार के प्रजातियों, जीव जंतुओं, पादपों का पूरा क्या होता है, वहां पर कलेक्शन होता है रेड डाटा बुक में। अगर सर्टोली कोशिका क्या होती है? तो ये विकासशील शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। ये हार्मोन भी स्रावित करती हैं जो शुक्राणु जनन को विनियमित करने में मदद करते हैं। यह रक्त विषण बाधा बनाती है जो शुक्राणु कोशिकाओं को प्रतिरक्षा प्रणाली से बचाती है। ये जो सर्टोली कोशिका होती है ना, ये विकसित शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने काम करती हैं। ये हार्मोन भी स्रावित करती हैं। ठीक, जो शुक्र जनन को विनियमित करने में मदद करते हैं। यह रक्त विषण बाधा बनाती है जो शुक्राणु कोशिकाओं को प्रतिरक्षा यानी उसको सुरक्षित करने काम करती है। कौन? सर्टोली कोशिका। अगला आणविक कैंची। आणविक कैंची क्या होता है? ठीक, तो यह एंजाइम अनुवांशिकी अभियांत्रिकी का सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है। यह एंजाइम अनुवांशिक अभियांत्रिकी का एक महत्वपूर्ण एंजाइम होता है। इस एंजाइम को डीएनए का कैंची या चाकू कहा जाता है। क्या? डीएनए का कैंची कहते हैं, चाकू कहते हैं। यह एंजाइम डीएनए में विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम को पहचानता है। जो आणविक कैंची होता है, यह डीएनए में विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड के अणु का करता है, पहचानता है, और अनुक्रम को पहचान कर डीएनए को दो भागों में क्या करता है, काट देता है। इसलिए इस एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है। यानी जो आणविक कैंची होता है, यह डीएनए को दो भागों में काटने काम करता है। क्यों? वो धरती पर सोचिए 8 बिलियन लोग रहते हैं। 8 बिलियन निवास करने वाले हर मनुष्य का चाहे डीएनए हो चाहे फिंगरप्रिंट हो, क्या होता है? किसी का सेम नहीं होता है। यहां तक कि भाई भाई हो, एक भाई जाकर दूसरे भाई के बैंक से अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकता है। हर व्यक्ति का डीएनए चाहे हो चाहे फिंगरप्रिंट क्या होता है, कभी नहीं मैच कर सकता। यानी पूरे वर्ल्ड में, पूरी पृथ्वी पर 8 बिलियन लोग रहते हैं, किसी का डीएनए जो फिंगरप्रिंट कभी मैच नहीं करता है। ठीक, तो वही चीज कर रहा है। तो आणविक कैंची फिंगरप्रिंट नहीं मैच कर, डीएनए मैच कर जाएगा, परिवार के सदस्य मेंबर रहेंगे। ठीक, अगला रजोन विनती। क्या? रजो विनती बोलते हैं, रजोन विनती बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक, यह क्या होता है? समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी।
कई बार पूछा गया है, तो कई बार पूछा गया है। मादा में स्थायी रूप से मासिक चक्रों के रुकने की प्रक्रिया को रजोन विनती बोलते हैं। क्या? मादा में स्थायी रूप से मासिक चक्रों के रुकने की प्रक्रिया को रजोन विनती बोलते हैं। रजोन रजो दर्शन की क्रिया 12 से 13 वर्ष की आयु में होती है तथा रजो निवृत्ति 45 से 50 वर्ष की आयु तक होती है। यानी हम लोग जानते हैं जो लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, ठीक, उनमें जो लड़कियों में जो प्राथमिक अवस्था होती है, यानी जो में लैंगिक लक्षण, प्राथमिक लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, जो में लड़कियों जो लैंगिक लक्षण आने जो क्रियाएं होती हैं वो 12 से 13 वर्ष वो क्या होती हैं? लड़कों में, लड़कियों में 9 से 13 वर्ष, 9 से 13 वर्ष होता है, लड़कों में 12 से 13 वर्ष होता है, तो स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो ये वही कह रहा है कि जो रजोन विनती होता है, मादा में स्थायी रूप से मासिक चक्रों के रुकने की प्रक्रिया को हम लोग कहते क्या है? रजोन विनती बोलते हैं। रजो दर्शन की क्रिया 12 से 13 वर्ष के उनकी होती है, प्रारंभ होती है, तथा रजो वृत्ति 45 से 50 वर्ष के उनकी होती है, ये समाप्त हो जाती है। अगला क्या है? मासिक चक्र के समय मादा में होने वाले हार्मोन का उल्लेख कीजिए। तो मासिक चक्र के समय मादा में क्या क्या हार्मोनल परिवर्तन होते हैं? ठीक, हार्मोन परिवर्तन का उल्लेख कीजिए। तो देखो, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है महिलाओं, एस्ट्रोजन चाहे हो चाहे प्रोजेस्टेरॉन, हर किसी में पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है महिलाओं में। जो एस्ट्रोजन होता है यह गर्भाशय की परत यानी एंड्रोमेट्रियम को मोटा करता है बच्चे के गर्भ के समय, और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है यह परत को बनाए रखने और गर्भावस्था के लिए तैयार करने में मदद करता है। प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों किसमें पाए जाते हैं? महिलाओं में पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्या है? इन हार्मोनों के स्तर में गिरावट से मासिक धर्म होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होता है लड़कियों में। अगला है अनुलेखन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अनुलेखन, इस बार बोर्ड के एग्जाम में छप रहा है। अनुलेखन क्या होता है? बैक्टीरिया में अनुलेखन समझाइए। तो अनुलेखन वह प्रक्रिया है जिसमें डीएनए से आनुवांशिक जानकारी को एमआरएनए में कॉपी किया जाता है। क्या? अनुलेखन वह प्रक्रिया है जिसमें डीएनए से आनुवांशिक जानकारी को एमआरएनए में कॉपी किया जाता है। जो आरएनए होता है वो 3 प्रकार का होता है, यानी मैसेंजर आरएनए क्या किया जाता है? इसको कॉपी किया जाता है बैक्टीरिया में। और लेखन और अनुवादन कोशिका द्रव्य में एक साथ होते हैं क्योंकि कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। एकल आरएनए पॉलीमरेज सभी प्रकार के आरएनए का संश्लेषण करता है। ठीक, समापन कारक जैसी विशिष्ट प्रोटीन प्रक्रिया को समाप्त करने में मदद करती है। कौन करती है? अनुलेखन। ठीक, तो बैक्टीरिया में अनुलेखन कैसे होता है? और लेखन और अनुवादन कोशिका द्रव्य में एक साथ होते हैं क्योंकि कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। एकल आरएनए पॉलीमरेज सभी प्रकार के आरएनए का संश्लेषण करता है। समापन कारक जैसी विशिष्ट प्रोटीन प्रक्रिया को समाप्त करने करता है, मदद करता है। अगला है पेपर में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप एक बार 2 बार बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसी प्रकार से शुक्राणु संतनक का क्या बनाना है? चित्र बनाना। किसका? शुक्राणु संतनक का चित्र बनाना है, तो शुक्राणु का। ठीक, अगला हम लोग पढ़ते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है। डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है? डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है? ठीक, समझते हैं विस्तार से हम लोग। ठीक है, इधर डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट वह तकनीकी होती है जिसके द्वारा डीएनए के निश्चित न्यूक्लियोटाइड क्रम को ज्ञात किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट से हम लोग करते क्या? निश्चित न्यूक्लियोटाइड क्रम को ज्ञात करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए अलग अलग होता है परंतु डीएनए फिंगरप्रिंट एक व्यक्ति की प्रत्येक कोशिका ऊतक अंग के लिए समान होती है। ठीक, क्या कह रहा है? प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए अलग अलग होता है परंतु डीएनए फिंगरप्रिंट एक व्यक्ति की प्रत्येक कोशिका ऊतक अंग के लिए क्या होता है? समान होता है। इस तकनीकी द्वारा व्यक्ति के रुधिर, बाल, त्वचा तथा बीज आदि के नमूने द्वारा डीएनए विश्लेषण किया जाता है और इसी के द्वारा अपराधी का सही पता लगाया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से हम लोग पता लगाते हैं कि किसी के साथ जो गलत काम हुए, अब वो कारक हम ऐसा नहीं किए हैं, तो मान लो वहां पर ब्लड हो गए या त्वचा से कोई पार्ट, मतलब बाल वगैरह हो गए। ठीक, तो वहां पर अगर कोई भी वहां पर उनको नमूना मिला तो उससे क्या किया जाता है? वहां पर हम लोग उसको जांच कर लिया जाता है, लैब में ले जाएंगे, वहां पर जांच कर लिया जाएगा। तो किसके माध्यम? डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से। आप लोग बहुत सारा क्राइम वगैरह मूवी वगैरह देखते होंगे तो उसमें क्या किया जाता है? एक भी चीज, एक भी पार्ट
कुछ मिल जाएगा तो लोग क्या करेंगे, उसका ले जाकर वहां क्या करेंगे, लैब में उसका वो लोग कई प्रकार से प्रतिलिपि तैयार कर लेते हैं, उसी का एक दो नहीं कई बहुत सारा प्रतिलिपि तैयार कर लेते हैं, तो उसमें मैच कर ही जाता है। इस तकनीकी द्वारा व्यक्ति के रुधिर, बाल, त्वचा तथा वीर आदि के नमूने द्वारा डीएनए विश्लेषण किया जाता है और इसी के द्वारा अपराधी का सही पता लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा, डीएनए फिंगरप्रिंट को डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए टाइपिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्या कर रहा है, डीएनए फिंगरप्रिंट को डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए टाइपिंग के नाम से जानते हैं हम लोग। डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीकी को सर्वप्रथम एलेक्सी जेफरी नामक वैज्ञानिक ने सन 1985 ईस्वी में खोजा था। कौन, एलेक्सी जेफरी ने कब खोजा था, 1985 ईस्वी में। तो डीएनए फिंगरप्रिंट हम लोग करते हैं, अपराधियों का पता लगाते हैं। ठीक, अगला क्या, प्रतिजैविक औषधियां क्या होती हैं, क्या प्रतिजैविक औषधियां क्या होती हैं, ठीक समझिए ध्यान से। तो क्या होती है प्रतिजैविक औषधियां, एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाएं हैं जिनका उपयोग बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। क्या, प्रतिजैविक औषधियां ऐसी दवाएं होती हैं जिनका उपयोग बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। ये बैक्टीरिया को मारते हैं या उनके विकास को रोकते हैं। ये दवाएं विभिन्न प्रकार के संक्रमणों जैसे गले में खराश, निमोनिया और मूत्र पथ के संक्रमण के इलाज में महत्वपूर्ण है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एंटीबायोटिक्स केवल जीवाणु संक्रमण के खिलाफ प्रभावी है, न कि वायरल संक्रमण जैसे सामान्य सर्दी या फ्लू खिलाफ। ठीक, यानी जो प्रतिजैविक औषधियां होती हैं ये ऐसी दवाएं हैं जिनको उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। यानी जीवाणु द्वारा जो संक्रमण होता है, फैलता है, उसके प्रयोग हम लोग इसको करते कैसे करते हैं, प्रतिजैविक औषधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत क्या है, हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत। तो हार्डी-वेनबर्ग नियम के अनुसार किसी जीव संख्या में युग्म विकल्पी और इसके लोकस यानी स्थान स्थिर रहते हैं जो पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। यानी हार्डी-वेनबर्ग कह रहे हैं किसी जीव संख्या में जो युग्म विकल्पी और इसके जो स्थान होते हैं वो स्थिर रहते हैं, जो पीढ़ी के दूसरे पीढ़ी के होते हैं जाते रहते हैं। हार्डी-वेनबर्ग के नियम को गणितीय समीकरणों की सहायता से दर्शाने की प्रक्रिया को हार्डी-वेनबर्ग का सिद्धांत कहा जाता है। सभी युग्म विकल्पी आवृत्तियां एक होती, कितने होती हैं, एक होती हैं। किसी आबादी में जीन कोशिका में, किसी आबादी में जीन कोश में एक जीन ए है जिसमें प्रभावी जीन ए है और अप्रभावी जीन क्या है, स्मॉल ए है। यानी जिसमें प्रभावी जीन क्या है, कैपिटल ए, और अप्रभावी जीन क्या होता है, स्मॉल ए होता है। ठीक, ये समीकरण बनाया गया यहाँ से। ठीक, अब यहाँ पर क्या था, इस सिद्धांत से हम लोग करते क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई आबादी अनुवांशिक संतुलन में है तो उसके जीन आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न क्या है, डेंगू, मलेरिया, डेंगू ज्वर, एड्स व पीलिया कैसे होता है, रोकथाम व कारक का नाम बताइए। ठीक, इस तरीके से हमको पढ़ना है। पहला हम लोग पढ़ते हैं मलेरिया का, पूरा एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। मलेरिया, तो मलेरिया प्रोटोजोआ परजीवी प्लाज्मोडियम कण होता है। आपको उसका जो वाहक होता है तो मेन उत्तराधी होना चाहिए। जो मलेरिया रोग होता है यह प्रोटोजोआ परजीवी प्लाज्मोडियम कण होता है जो संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर काटने से होता है। यानी ये समझिए जो मलेरिया रोग होता है ना वह मादा मच्छर काटने से होता है, ना कि नर मच्छर काटने। क्यों, मादा मच्छर ही हमेशा मनुष्य को काटती है, नर मच्छर नहीं काटता है। क्यों, मादा मच्छर को अपने बच्चों, अपने अंडे को सेने के लिए, लार्वा को उसको सेने के लिए ज्यादा उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, मान लो। ठीक, भोजन चाहिए होता है, इसलिए करती क्या है, वह मनुष्य के ब्लड से अपने पोषण करती है, कंप्लीट कर लेती है। इसलिए मादा मच्छर दूसरों को काटती है। नर मच्छर होता है वह पुष्पों से या पौधों से अपना क्या करता है, भोजन प्राप्त कर लेता है, पोषण प्राप्त कर लेता है। लेकिन इसको ज्यादा पोषण चाहिए होता है मादा मच्छर को, इसलिए काटती है। तो नाम क्या है, मादा एनाफिलिस। ठीक, अरे रोकथाम, तो रोकथाम क्या है, मच्छरदानी का उपयोग करें, मच्छर भगाने वाले वस्तुओं का उपयोग करें और स्थिर पानी को खत्म करें। मतलब कहीं मतलब घर के आसपास आपके पानी जमा हुआ है, तालाब वगैरह है, नाला वगैरह है, तो आप उसको खत्म कर दें। क्यों, नाला रहेगा, तालाब रहेगा तो पानी वहां पर कलेक्ट होगा, जब पानी कलेक्ट होगा तो आप
नल चलाएंगे तो वहां जो पानी आएगा वो क्या रहेगा, खराब ही पानी आएगा, तो आप पिएंगे बीमार होंगे। तो ये कह रहा हो। ठीक, अगला क्या है, डेंगू ज्वर। क्या डेंगू ज्वर, तो डेंगू ज्वर क्या होता है, तो डेंगू ज्वर डेंगू वायरस कण होता है जो संक्रमित एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस मच्छरों काटने से फैलता है। ठीक, तो डेंगू ज्वर क्या होता है, यह एडीज इजिप्टी नामक मच्छर काटने से क्या होता है, फैलता है डेंगू ज्वर। इसका रोकथाम क्या है, मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करें। मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट कर दें, जैसे पानी के कंटेनर खाली करना, सुरक्षात्मक कपड़े पहने। क्या सुरक्षात्मक कपड़े पहने, तो डेंगू ज्वर आपको नहीं होगा। अगला है एड्स। ये सबसे खतरनाक बीमारी है, आपको कई वर्षों बाद दिखती है। ये बीमारी आपको तुरंत नहीं दिखेगी, 10 से 15 वर्ष के बाद दिखती है। जब हो जाती है तो आदमी क्या होता है, डायरेक्ट भगवान बुला लेते हैं, चले आओ हमारे पास। तो एड्स वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। क्या, एड्स जो है वायरस द्वारा यानी विषाणु कारण होने वाला रोग है। एड्स जो है HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस के द्वारा होता है। लेकिन जो एड्स रोग होता है यह HIV के कारण होता है। ठीक, ये असुरक्षित यौन संबंध, दूषित रक्त आधान या संक्रमित मां से बच्चे में फैलता है। यानी जो एड्स रोग होता है, असुरक्षित यौन संबंध, दूषित रक्तदान, मतलब मान लो किसी व्यक्ति को एड्स रोग हुआ है, अब मान लो उसके घर में कोई मान लो एक्सीडेंट हो गया किसी का, उसने कहा कि अपना ब्लड उसको डोनेट कर दिया, दे दिया, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो भी क्या होगा, संक्रमित हो जाएगा एड्स रोग से। और संक्रमित मां से बच्चे में फैलता है, यानी कोई माँ एड्स रोग से ग्रसित है, उसके बच्चे में भी ये फैलने का चांस होता है। एड्स रोग बहुत खतरनाक रोग होता है। ठीक, रोकथाम क्या होता है, सुरक्षित यौन संबंध बनाएं। ठीक, कंडोम का उपयोग करें, डिस्पोजेबल सुइयों का उपयोग करें और रक्तदान करते समय सावधानी बरतें। यानी कहना चाह रहा है कि जो एड्स रोग होता है, सुरक्षित यौन संबंध बनाएं। आजकल मार्केट में बहुत सारे चीज क्या उपस्थित है, उसका प्रयोग कीजिए, इससे क्या होगा, यौन संबंध नहीं होगा। और डिस्पोजेबल सुइयों का उपयोग करें, यानी होता ना क्या, मतलब क्या है, हम लोग देख रहे हैं जो गांव में झोला छाप डॉक्टर होते हैं, वो सुई लगाए, वही सुई मान लो जानकार होता है, इतने लोग नहीं करते हैं, वही सुई दूसरे में लगा दिए, मान लो इंजेक्शन लगाए, वही इंजेक्शन दूसरे में लगा दिए, क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन हमारे शरीर में बहुत स्पीड से होता है। अब सुई जब लगेगी तो वही क्या होगा, उसके माध्यम से फैलने का क्या होता है, चांस होता है। ठीक, और क्या, रक्तदान करते समय सावधानी बरतें, यानी जब ब्लड डोनेट हो रहा है तो वहां पर आप सावधानी बरतें। अगला क्या है, पीलिया। और यहाँ पर एक चीज नहीं लिखा गया है, एड्स रोग के परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट किया था। किसका टेस्ट किया था, एलिसा टेस्ट कई बार पूछा गया है, कंपटीशन ध्यान कीजिएगा। ठीक, अगला है पीलिया रोग। क्या पीलिया रोग, तो पीलिया क्या होता है, समझते हैं हम लोग पीलिया रोग क्या होता है। तो पीलिया स्वयं बीमारी नहीं है, बल्कि एक अंतर्निहित स्थिति का लक्षण है, जैसे कि हेपेटाइटिस वायरस ABC, पित्त नली में रुकावट या लाल रक्त का विधिक फूटना है। देखिए, जो हमारा यकृत होता है, यकृत में ही बनता है बिलिरुबिन। क्या बनता है, बिलिरुबिन। हम लोग जानते हैं जो हमारा ब्लड होता है दो प्रकार का, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधिराणु। तो जो प्लाज्मा होता है तो एक ही भाग होता है, जो लेकिन रुधिराणु होता है इसके 3 भाग होते हैं, WBC, RBC और रुधिर प्लेटलेट्स। जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का रंग पीला, हल्का जो पीला होता है ना, बिलिरुबिन कारण होता है। और जब यकृत कोशिका आवश्यकता से अधिक बिलिरुबिन का श्रावण करना शुरू कर देती है, तो उस समय होता क्या हमारे शरीर में, पीलिया रोग हो जाता है। मेन कारण तो ये है। ये पीलिया स्वयं एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक अंतर्निहित स्थिति का लक्षण है, जैसे कि हेपेटाइटिस वायरस, पित्त नली में रुकावट या लाल रक्त का अधिक टूटना। रोकथाम क्या है, हेपेटाइटिस A और B के लिए टीकाकरण करवाएं, स्वच्छ भोजन और पानी का सेवन करें। पीलिया रोग में अधिकतर लोग करते क्या, गन्ने का सेवन करते, गन्ने के रस का सेवन करते हैं पीलिया रोग में। ठीक, बहुत सारी दवाइयां मार्केट में उपलब्ध है। ठीक, अगला क्या है, पारितंत्र क्या है, पारितंत्र क्या है, इसके घटक लिखिए। जीव तथा पर्यावरण के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंधों से बने तंत्र को पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जीव तथा पर्यावरण के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंधों से बने तंत्र को पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब पारितंत्र के घटक क्या होते हैं, जैविक घटक, उत्पादक जो पौधा होता है, उपभोक्ता जानवर होता है, अब घटक कवक और बैक्टीरिया होते हैं जैविक घटक। अजैविक में क्या होता है, गैर जीवित चीजें जैसे सूर्य का प्रकाश, पानी, हवा, मिट्टी, तापमान और खनिज,
होते हैं अजैविक घटक। अगला मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो मधुमक्खी मधुमक्खी के 3 प्रकार होते हैं। रानी मधुमक्खी, इसमें 32 गुणसूत्र होते हैं। ड्रोनेस मेल 16 गुणसूत्र होते हैं इसमें। वर्कर मेल 32 गुणसूत्र होते हैं। ठीक, अब मधुमक्खी में जो लिंग निर्धारण किया जाता है, रानी मधुमक्खी में 32 गुणसूत्र होते हैं, जो 2 प्रकार के अंडे देती है। पहले अंडे से वर्कर का निर्माण होता है तथा दूसरे अंडे से ड्रोनेस का निर्माण होता है। रानी मधुमक्खी और वर्कर द्विगुणित होते हैं क्योंकि वे निषेचित अंडे से विकसित होते हैं। ड्रोनेस अगुणित होते हैं क्योंकि वे अनिषेचित अंडे से क्या होते हैं, विकसित होते हैं। ये ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, कि मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण कीजिए। क्या बोल रहा है, रानी मधुमक्खी में 32 गुणसूत्र होते हैं, जो 2 प्रकार के अंडे देती है। पहले अंडे से वर्कर का निर्माण होता है तथा दूसरे अंडे से ड्रोनेस का निर्माण होता है। रानी मधुमक्खी और वर्कर द्विगुणित होते हैं क्योंकि वे निषेचित अंडे से विकसित होते हैं। ड्रोनेस अगुणित होते हैं क्योंकि वे अनिषेचित अंडे से क्या होते विकसित होते हैं। अगला है चिकित्सित सगर्भता समापन की व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया, ध्यान रखिएगा। चिकित्सित सगर्भता, ठीक, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP व्याख्या करना है। ठीक, समझिए ध्यान से क्या होता है। चिकित्सित सगर्भता समापन परिवार नियोजन की एक महत्वपूर्ण विधि है। परिवार नियोजन क्या है, एक महत्वपूर्ण विधि है। जब पति पत्नी स्वैच्छिक रूप से यह निर्णय करते हैं कि उन्हें अभी संतान नहीं चाहिए, तो वे गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले ही गर्भ के समापन का निश्चय कर लेते हैं और इसे ही गर्भपात या चिकित्सित सगर्भता समापन कहते हैं। क्या, जब जो दंपत्ति होती है, पति पत्नी होते हैं, पति परमेश्वर जो होते हैं और उनकी अर्धांगिनी, ठीक, कहते हैं कि जो पत्नी होती है, पति जो बेचारे काम करेंगे, आधा हिस्सा पूरा उनके पुण्य का पत्नी ली चली जाती है, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, अर्धांगिनी नाम पड़ा है। आधा पूरा जो पुण्य काम पति देव करेंगे, पूरा पत्नी ली चली जाएगी। हे भगवान, जब पति पत्नी स्वैच्छिक रूप से निर्णय करते हैं कि उन्हें अभी संतान नहीं चाहिए, तो वे गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले ही गर्भ के समापन का निश्चय कर लेते हैं और इसी हम लोग कहते हैं गर्भपात या चिकित्सित समापन सगर्भता कहते हैं। नहीं, हम दो हमारे दो का यहाँ पर नियम का पालन किया जाता है। अगला क्या है, सेरोगेट मदर क्या होता है। सेरोगेट मदर, सेरोगेट मदर वह महिला होती है जो किसी अन्य व्यक्ति या जोड़े के लिए बच्चे को गर्भ धारण करती है और जन्म देती है। यह व्यवस्था तब की जाती है जब इच्छित माता पिता स्वाभाविक रूप से गर्भ धारण करने या बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होते हैं। सेरोगेसी 2 प्रकार की हो सकती है। पारंपरिक, जहां सेरोगेट मां आनुवंशिक रूप से संबंधित होती है, और गर्भकालीन, और दूसरा क्या, गर्भकालीन होता है, जहां सेरोगेट मां आनुवंशिक रूप से संबंधित नहीं होती है और भ्रूण IVF के माध्यम से प्रत्यारोपण किया जाता है। यानी ये समझिए, जो सेरोगेट प्रेगनेंसी होती है, सेरोगेट जो मदर होती है, ठीक, जैसे हम लोग देखते हैं फिल्म इंडस्ट्री में अधिकतर जो हीरो होते हैं, ये हीरोइनें होती हैं, अपने मान लो अभी किसी शादी नहीं हुआ, कोई हीरो है, उसका शादी नहीं हुई, उसके साथ बच्चे हैं। अब कोई हीरोइन है, उसका भी शादी नहीं हुई, उसके साथ बच्चे हैं। ये भैया होता है सेरोगेट मदर। ठीक, मतलब क्या हुआ, कहने मतलब ये है शादी हुआ नहीं, शादी से पहले भी उनके पास बच्चे होते हैं। कैसे होते हैं, तो लोग करते क्या है, जो महिलाएं होती हैं, जो महिलाएं मान लो आसपास से पड़ोस की कोई महिलाएं हैं, तो वो करते क्या है, मान लो पुरुष है तो अपना वो शुक्राणु होगा और मान लो उसकी पत्नी है, उसका जो अंडाणु वो लैब में जाएगा, IVF टेक्नोलॉजी के माध्यम क्या किया जाता है, दोनों में विभाजित कराया जाएगा। मतलब जो दंपति है, महिला पुरुष है, पति पत्नी, पति परमेश्वर है, पति का शुक्राणु, महिला का अंडाणु लैब में ले जाया जाएगा, लैब में ले जाने के बाद निषेचित कराया जाएगा और निषेचित कराने के बाद जो सेरोगेट मदर होगी, उसके गर्भ में उसको क्या किया जाएगा, रख दिया जाएगा। जब बच्चा पल जाएगा, 9 माह का हो जाएगा, तो बच्चा इनके पास आ जाएगा। वो लोग करते क्या है, उनको कुछ जो पैसा होता है वो दे दिया था स्वैच्छिक रूप से। ये इस कानून को सरकार ने क्या किया, अभी वैधता तो मालूम दिया है कि वैध नहीं है इंडिया में। ठीक, तो सेरोगेट मदर ये होती है। अगला प्रश्न क्या है,
परिवार नियोजन क्या है? परिवार नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति और युगल सचेत रूप से यह निर्णय लेते हैं कि उन्हें कितने बच्चे चाहिए, बच्चों के बीच कितना अंतर होना चाहिए और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गर्भ निरोधक के कौन से तरीके अपनाए जाने चाहिए। परिवार को सीमित करने से बच्चों के लिए उचित भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वस्त्र आदि की व्यवस्था हो जाती है। बड़ा परिवार होने से बच्चा सुविधाओं में कठिनाइयां होती हैं, इसलिए छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। जनसंख्या बढ़ जाने के कारण बच्चों के पालन पोषण पर प्रभाव पड़ता है, इसीलिए भारत सरकार ने इस योजना के लिए हम दो हमारे दो का नारा दिया है। यानी परिवार नियोजन भैया एक ही मतलब है कि हमारे परिवार में एक पति परमेश्वर रहे, एक पति ठीक, और दो बच्चे रहे। अब बताइए, अब किसी दंपत्ति ने ठीक कई बच्चे जन्म कर लिए, पैदा कर लिए, अब होगा क्या? उनके पालन के लिए, उनके पोषण के लिए, रख रखाव के लिए, शिक्षा के लिए, भोजन के लिए क्या होगा? बहुत सारी असुविधाएं होगी। एक लड़का पढ़ रहा है, दूसरा लड़का लोखागिरी कर रहा है, ठीक। तो परिवार नियोजन नहीं किया जाएगा तो आज के समय में आप लोग देख ही रहे होंगे जो सड़क है, अब सड़क जब चौड़ा, अब सड़क परिवार बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगी, जब जनसंख्या बढ़ेगा तो लोग आय लेने का माल भी होना चाहिए। जंगल कटेंगे तो पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, जब पर्यावरण कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा जंगलों में भयानक आग लगेगा, जब जंगलों में भयानक आग लगेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और बढ़ेगा। तो लोग भैया जब पर्यावरण का टेम्परेचर बढ़ेगा, इस ठंडी में पहले ठंडी पड़ती थी 5 महीने, अब ठंडी पड़ रही है 1 महीने, और गर्मी पड़ रही है 10 महीने, 11 महीने गर्मी पड़ रही है। आदमी हाय हाय करके गर्मी मर जाएगा जब पेड़ कटेंगे, रास्ते बढ़ेंगे, कई लेन बनेंगे, जब लेन बनेंगे रास्ते बढ़ेंगे तो पेड़ कटेंगे, जब पेड़ कटेंगे तो पर्यावरण टेम्परेचर बढ़ेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ग्लोबल वार्मिंग घटना घटेगी। यानी हमारे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी। जो पहाड़े हैं, जो पर्वत हैं, जो अपने पास कई कई किलोमीटर पर्वत लिए हुए हैं, पत्थर वहां है सब, वो बर्फ क्यों पिघलेंगे, गलेंगे, जब बर्फ पिघलेंगे गलेंगे तो समुद्र के किनारे, जो सागरों के किनारे सारे बसे वो क्या हो जाएंगे, डूबने के कगार पर आ जाएंगे। ये समस्या है, ठीक। इसलिए क्या किया था, परिवार नियोजन सरकार लाती है, लेकिन कौन मानने वाला है। आज जो इंडिया है विश्व में नंबर 1 स्थान पर जनसंख्या में है, 8 बिलियन लोग पूरे वर्ल्ड में है, इसमें से इंडिया में केवल, सोचिए इंडिया में केवल 148 करोड़ लोग निवास करते हैं, ठीक। तो परिवार नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति और युगल सचेत रूप से यह निर्णय लेते हैं कि उन्हें कितने बच्चे चाहिए। भैया निर्णय लेना ही पड़ेगा, नहीं निर्णय लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। बच्चों के बीच कितना अंतर होना चाहिए और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गर्भ निरोधक के कौन से तरीके अपनाए जाने चाहिए। इसलिए सरकार ने लड़कियों के लिए जो शादी का उम्र रख दिया है 19 से 21 साल के बाद ये शादी करना है, लेकिन बचपन में 15 साल शादी कर लिए, 20 साल होते होते 10 बच्चे पैदा हो गए, ठीक। परिवार को सीमित करने से बच्चों के लिए उचित भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वस्त्र आदि की व्यवस्था हो जाती है। बड़े परिवार होने से बच्चों में सुविधाओं में कठिनाइयां होती हैं, इसलिए छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। इसी सरकार बार बार चिल्ला बोलती है हम दो हमारे दो का नियम बनाइए आप लोग, ठीक। अगला क्या है, जीवन की उत्पत्ति में मिलर के प्रयोग का महत्व बताइए। तो मिलर यूरे प्रयोग ने प्रदर्शित किया कि पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल की स्थितियों में अकार्बनिक अणुओं से कार्बनिक अणु जैसे एमिनो एसिड अजैविक रूप से बन सकते हैं। इसने जीवन की रासायनिक उत्पत्ति की अवधारणा को वैज्ञानिक समर्थन दिया। इसने जीवन की रासायनिक उत्पत्ति की अवधारणा को वैज्ञानिक समर्थन दिया। किसने? मिलर ने। प्रयोग ने दिखाया कि सरल रसायनों से जटिल रसायनों का निर्माण संभव है, जिसे रासायनिक विकास कहा जाता है, ठीक। इस परिणाम ने शोध का एक नया क्षेत्र खोल दिया। कैसे? सरल कार्बनिक अणु मिलकर अधिक जटिल यौगिक जैसे प्रोटीन बना सकते हैं, मिलर का प्रयोग ने। अगला मेंडल के नियम संक्षिप्त में लिखिए। तो भैया मेंडल ने 3 नियम दिए थे, और जो मेंडल ने अपना प्रयोग किया था मटर के पौधे पर किया था। क्यों? जब मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर क्यों किया था? लेकिन मटर जो पौधा होता है ना, एक वर्ष में इसको हम लोग 2-3 बार उगा सकते हैं, जल्दी ये पैदावार हो जाता है, ठीक। इसके हम कई किस्मों को हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को चुनाव किया था।
इसमें इसके कई सारे रंग के पुष्प होते हैं, ठीक। तो इसके लिए मंडल का पौधा चुना गया था। तो मंडल ने अपने कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। तो पहला क्या नियम है? प्रभावता का नियम। जब विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं? छिप जाते हैं। यानी कहने का मतलब मेंडल ये कह रहे हैं, अगर प्रथम पीढ़ी में एक लंबा पौधा है और एक बौना पौधा है, लंबे पौधे और बौने पौधे में संकरण कराया जाएगा तो लंबा पौधवा का जो लक्षणवा होगा दिखेगा, बौना पौधवा लक्षणवा छिड़ जाएगा। आप देखते होंगे से 100% सत्य नहीं है। अगर पिताजी लंबे हैं, माताजी लंबी छोटी हैं, जो पहली संतान होगी ना क्या लंबी पैदा होगी, ठीक। और जो रेशियो उसमें होता है वह होता है 3 संबंध 1 का होता है। अगला पृथक्करण का नियम। क्या पृथक्करण का नियम? F1 पीढ़ी के संकरण के दौरान युग्मक बनते समय दोनों कारक एलील, इसी को हम लोग कहते हैं एलील, जीन बोलते हैं ना, एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक को केवल एक कारक मिलता है। एक कारक बिना निश्चित हुए शुद्ध रहते हैं, ठीक। एक है पृथक्करण का नियम। अगला स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। जब 2 या 2 से अधिक विपरीत लक्षणों को एक साथ मिला दिया जाता है तो एक लक्षण के कारकों का पृथक्करण दूसरे लक्षण के कारकों का पृथक्करण दूसरे लक्षण के कारकों के पृथक्करण से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। इसी को हम लोग कहते हैं स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। यानी स्वतंत्र अव्यूहन के नियम में जो रेशियो आता है ना, 9 संबंधित 3 संबंधित शायद 1 आता है, ठीक। किसमें आता है? स्वतंत्र अव्यूहन के नियम में आता है, ठीक। अगला क्या है? शुक्र जनन क्या है? क्या शुक्र जनन क्या होता है? शुक्र जनन क्या है? तो शुक्र जनन शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं, ठीक। तो शुक्राणु कहाँ बनता है भैया? ये बनता है वृषण में, टेस्टिस में बनता है। तो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो यौनारंभ के बाद शुरू होती है। शुक्र जनन, शुक्राणु बनता है, टेस्टिस में बनता है, वृषण बनता है, ठीक। अगला है डीएनए और एनए की रचना और 5 अंतर समझाइए। जो डीएनए की रचना होती है वो द्विकुंडलित होती है, ठीक। तो डीएनए में यहाँ इधर होता है 3' से 5', इधर होता है 5' से 3'। जो ठीक, जो हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में जो गैपिंग होती है वो कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक। एक होता है डीएनए का स्ट्रक्चर है। क्या जो आरएनए होता है वह क्या होता है? एकल कुंडलित होता है। क्या होता है? एकल कुंडलित होता है। अब डीएनए और आरएनए में जो अंतर है, ठीक, पहला अंतर क्या है? डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है और जो आरएनए होता है मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है और जो आरएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए में इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं कुंडलाकार अवस्था में पाए जाते हैं। आरएनए में यह समानता एक सूत्री होती है। जो आरएनए होती है समानता एक सूत्री होती है। अगला, इसमें पेंटोज शर्करा डीऑक्सीराइबोज प्रकार की होती है। डीएनए में पेंटोज शर्करा डीऑक्सीराइबोज प्रकार की होती है। आरएनए में जो पेंटोज शर्करा होती है वह राइबोज प्रकार कैसे होती है? राइबोज प्रकार की होती है। अगला, डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तथा थाइमिन क्षारक पाए जाते हैं और आरएनए में इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरासिल पाया जाता है। भैया जो डीएनए होता है वह आरएनए से केवल थाइमिन के कारण क्या होता है? अलग होता है। क्यों? इसमें क्या पाया जाता है? थाइमिन के स्थान पर यूरासिल पाया जाता है आरएनए में। यह प्राय सभी जीवों एवं कुछ विषाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ होता है। यह केवल कुछ विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है आरएनए, ठीक। अगला पीसीआर था डीएनए लाइगेज क्या होता है? पीसीआर क्या है? वो डीएनए लाइगेज क्या होता है, ठीक। तो पीसीआर समझते हैं हम लोग। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर एक प्रयोगशाला तकनीकी है जिसका उपयोग डीएनए के विशिष्ट खंडों की लाखों प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है। यानी पीसीआर के माध्यम से यह एक प्रयोगशाला तकनीकी है जिसका उपयोग डीएनए के विशिष्ट खंडों की लाखों प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। पीसीआर की मशीन का नाम थर्मोसाइक्लर होता है, थर्मोसाइक्लर होता है। डीएनए लाइगेज क्या होता है? तो डीएनए लाइगेज एक एंजाइम है जिसे अक्सर आणविक गोंद कहा जाता है।
यह डीएनए के दो टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। यह कोशिका में डीएनए प्रतिकृति और मरम्मत के लिए आवश्यक है और आनुवंशिक इंजीनियरिंग में डीएनए खंडों को प्लास्मिड या अन्य वेक्टर में डालने के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक, तो डीएनए जो लाइगेज होता है, डीएनए लाइगेज एक प्रकार का एंजाइम होता है जिसे अक्सर आणविक गोंद कहा जाता है। यह डीएनए के दो टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। यह कोशिका में डीएनए प्रतिकृति और मरम्मत के लिए आवश्यक है और आनुवंशिक इंजीनियरिंग में डीएनए खंडों को प्लास्मिड या अन्य वेक्टर में डालने के लिए महत्वपूर्ण होता है। कौन? डीएनए लाइगेज। अगला क्या है? समष्टि और समुदाय क्या होता है? समष्टि, समष्टि क्या होता है? एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले एक ही प्रजाति के व्यक्तियों का समूह समष्टि। पीछे पढ़ रहे हैं। समुदाय क्या होता है? एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न प्रजातियों की समष्टियों का समूह जो दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, समुदाय कहलाता है। ठीक, समष्टि क्या होता है? एक विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले एक ही प्रजाति के व्यक्तियों का समूह समष्टि होता है और एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न प्रजातियों की समष्टियों का समूह जो दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, समुदाय कहलाता है। क्या? समुदाय कहलाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ओपैरिन की परिकल्पना क्या होती है। ओपैरिन की परिकल्पना बहुत मैंने भी है। ओपैरिन की परिकल्पना जीवन की उत्पत्ति के रासायनिक सिद्धांत का आधार है। क्या? ओपैरिन की परिकल्पना जीवन की उत्पत्ति के रासायनिक सिद्धांत का आधार है। उन्होंने प्रस्तावित किया कि पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में सरल अकार्बनिक अणु थे। इन अणुओं ने ऊर्जा स्रोतों जैसे बिजली, यूवी प्रकाश के प्रभाव में प्रतिक्रिया करके जटिल अकार्बनिक अणु जैसे शर्करा, अमीनो अम्ल बनाए। ये अणु अंततः प्रोटोबायोट्स या प्रोएबेड्स जैसी संरचनाओं में एकत्रित हुए जिनसे अंततः पहला जीवन उत्पन्न हुआ। यानी ओपैरिन सिद्धांत यही कहता है कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वह विभिन्न प्रकार के अणुओं ऊर्जाओं से के माध्यम से हुई। उसे हम जो जानते हैं, जो जीवन की उत्पत्ति हुई ना, हम लोग जो पहले थे वो क्या थे? मैमल से थे। क्या थे? मैमल से थे। और जीवन की उत्पत्ति हुई है वह अफ्रीका के खाड़ियों से यानी जंगलों से हुई है। वही से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है अफ्रीका खाड़ियों से। ठीक, जो पृथ्वी की हमारी उत्पत्ति हुई थी, जो बहुत बड़ा जो उल्का पिंड गिरा था उसका नाम था इजिप्ट नामक उल्का पिंड, वहीं पर गिरा था। वैसे आदमी क्या पहले बंदर के रूप में थे, पहले पेड़ों पर रहते तो वहां पर आग लगी, फिर आदमी जब बंदर नीचे उतरे तो वो खाने के लिए नहीं मिला तो अपना आगे वाला पैर क्या उठा लिए। उनका धीरे धीरे क्या हुआ? एक दो साल में नहीं हुआ है, कई करोड़ों साल लग गए इसको बदलने में, परिवर्तित होने में। आदमी से धीरे क्या हो गया? उसका विकास होता चला गया। अगला है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। बहुत बार पूछा गया है। ठीक, तो हम लोग समझते हैं लघु बीजाणु जनन क्या होता है। लघु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधों के पराग कोष में पराग कणों लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती हैं जिससे 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं जो परिपक्व होकर परागण बनाते हैं। यानी जो लघु बीजाणु जनन होता है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पौधों के पराग कोष में पराग कणों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती हैं जिससे 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं जो परिपक्व होकर परागकण बनाते हैं। ठीक, अगला क्या है? गुरु बीजाणु जनन। ये क्या होता है? गुरु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधों के बीजांड में गुरु बीजाणु निर्माण होता है। किसका? गुरु बीजाणु निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है जिससे 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। आमतौर पर इसमें से केवल एक ही कार्यात्मक रहता है और मादा युग्मोद्भिद भ्रूणकोश बनता है। यानी जो गुरु बीजाणु जनन होता है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पौधों के बीजांड में गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है जिससे 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे मेन है। ठीक, अगला है आनुवांशिकी कूट क्या होता है। तो आनुवांशिकी कूट उन नियमों के समूह कहते हैं जिनके द्वारा आनुवांशिक पदार्थ डीएनए आरएनए में कूटबद्ध जानकारी को जीवित कोशिकाओं द्वारा प्रोटीन में अनुवादित किया जाता है।
यह जीन में निहित निर्देश है जो कोशिका को एक विशिष्ट प्रोटीन बनाने का तरीका बताते हैं। कौन? अनुवांशिकी कूट। यह कूट 3 न्यूक्लियोटाइड के समूहों, ठीक, के रूप में होता है जिन्हें कोडान कहता है। प्रत्येक कोडान एक विशिष्ट अमीनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जो अनुवांशिकी कूट होता है क्या है? अनुवांशिकी कूट उन नियमों के समूह कहते हैं जिनके द्वारा अनुवांशिकी पदार्थ डीएनए और अन्य में कूटबद्ध जानकारी को जीवित कोशिकाओं द्वारा प्रोटीन में अनुवादित किया जाता है। यह जीन में निहित निर्देश है जो कोशिका को एक विशिष्ट प्रोटीन बनाने का तरीका बताते हैं। कौन? अनुवांशिकी कूट। यह कूट 3 न्यूक्लियोटाइड के समूहों, जिसको हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं, के रूप में होता है जिन्हें कोडान कहता है। प्रत्येक कोडान एक विशिष्ट अमीनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक। अगला ड्रग। ड्रग एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के कार्य को प्रभावित करता है, जिससे शारीरिक या मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं। इसका उपयोग आमतौर पर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए, बीमारियों के निदान, उपचार या रोकथाम के लिए किया जाता है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। ड्रग का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि इसका लोग क्या करने लगे? बहुत ज्यादा उल्टा सीधा उपयोग करने लगे। जिसे हम लोग जानते हैं, अभी एक बैन लगाया गया किसमें डॉक्टरी क्षेत्र में, किसमें? हम लोग जानते हैं Li-52, जिसका उपयोग हम लोग लीवर के लिए सही करने के लिए उपयोग करते थे, लेकिन उसको क्या किया गया? लोग उसका प्रयोग अपने आप को एनर्जी देने के लिए प्रयोग करने लगे थे, इसलिए उसको क्या कर दिया? बैन लगा दिया गया। Li-52 पर बैन लगाया, सरकार बैन लगा दिया। लोग उसका प्रयोग जैसे शराब के रूप में इस्तेमाल किया था ना, उससे उसका लोग उपयोग करना शुरू कर दिए थे। ठीक, यानी बहुत ज्यादा उसका बिक्री होने लगा था, सरकार उस पर बैन लगा दिया। ठीक। अगला क्या है? टर्नर सिंड्रोम। क्या टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम एक आनुवंशिकी स्थिति है जो महिलाओं को प्रभावित करती है। जब एक्स गुणसूत्र आंशिक रूप से या पूरी तरह से अनुपस्थित होता है, ठीक, तो यह स्थिति आमतौर पर कद में कमी, यौन विकास में देरी और बांझपन का कारण बनती है, जो टर्नर सिंड्रोम होता है। टर्नर सिंड्रोम एक आनुवंशिकी स्थिति है जो महिलाओं को प्रभावित करती है। जब एक्स गुणसूत्र आंशिक रूप से या पूरी तरह से अनुपस्थित होता है, स्थिति को 45XO के रूप में दर्शाया जाता है। यह स्थिति आमतौर पर कद में कमी, यौन विकास में देरी और बांझपन का कारण बनती है। अगला रजोन वृत्ति, भी पढ़ चुका हूं, फिर एक बार पढ़ लीजिए। तो रजोन वृत्ति जो होती है, मासिक धर्म और प्रजनन क्षमता का स्थायी रूप से बंद होना है, जो आमतौर पर 40 के दशक के अंत या 50 के दशक की शुरुआत में महिलाओं में होता है। ठीक। अगला डार्विनवाद क्या होता है? डार्विनवाद सिद्धांत क्या था? तो डार्विनवाद चार्ल्स डार्विन द्वारा विकसित जैविक विकास का सिद्धांत है, जिसमें कहा गया है कि जीवों की सभी प्रजातियां छोटे छोटे वंशानुगत विविधताओं के प्राकृतिक चयन के माध्यम से उत्पन्न और विकसित होती हैं, जो व्यक्ति की प्रतिस्पर्धा करने, जीवित रहने और प्रजनन करने की क्षमता को बढ़ाती है। डार्विन और सिद्धांत में कहा गया कि जैविक विकास का सिद्धांत है, जिसमें कहा गया कि जीवों की सभी प्रजातियां छोटे छोटे वंशानुगत विविधताओं के प्राकृतिक चयन के माध्यम से उत्पन्न और विकसित होती हैं, जो व्यक्ति की प्रतिस्पर्धा करने, जीवित रहने और प्रजनन करने की क्षमता को बढ़ाती हैं। ठीक है, यही क्या डार्विन सिद्धांत है। यानी डार्विन ने शीर्षक में कहा प्रकृति में वही रह पाएगा जो सबसे अपने आप को भीड़ में क्या करेगा? अपने आप को एकदम महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा कंपटीशन सबसे आगे होगा, वही जीवित रह पाएगा। जो प्रतिस्पर्धा में कंपटीशन में आगे नहीं रहेगा, वो क्या विलुप्त हो जाएगा। ये डायनासोर क्या हो गया? समय के साथ अपने आप को वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल नहीं पाए, तो क्या हो गए? विलुप्त हो गए, धीरे धीरे खत्म हो गए। पहले हम चील गिद्ध देखते थे, तो गिद्ध क्या हुआ? वो अपने आप को वातावरण के अनुसार अपने को ढाल नहीं पाए थे, तो क्या हो गए? पहले गांव में जब गाय भैंस मरती थी तो लोग कहते बगीचों में खेतों में फेंक देते थे। अब कहीं गाय भैंस मर रहा है, कोई मालूम नहीं चल रहा है मरी की जीवी कहाँ चली गई वो। तो लोग जब गाय भैंस मरती थी, गिद्धों को वहां पर भोजन मिलता था, उनको वो लोग वहां रहते थे। अब गाय भैंस मर रहा है, मालूम नहीं चल रहा कहाँ मरी कहाँ जी। तुरंत ही मरी, हड्डी निकाले, उसका चमड़ा निकाल लिए, ले गए फैक्ट्री में, खत्म हो गया, मालूम नहीं चला। तो कहाँ जीव रहेगा? तो खत्म ही हो जाएगा।
इसीलिए भैया इंडिया सरकार मध्य प्रदेश के जंगलों में जो बड़े बड़े जंगल है वो रूस से कहीं दूसरे देश से क्या मंगाती है, बाघ मंगाएगी, एशियाई शेर मंगाएगी। यहाँ पर धीरे सब क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। ठीक। अगला क्या, जीवाश्म। जीवाश्म अतीत के भूवैज्ञानिक युगों के जीवों, पौधों, जानवरों, कवक, जीवाणु आदि के संरक्षित अवशेष या निशान होते हैं, जो जीवाश्म होते हैं। बाध्यता क्या होता है, प्राकृतिक रूप से गर्भधारण करने या संतान पैदा करने में असमर्थता। अनेकों दंपत्ति ऐसे होते हैं जो संभोग क्रिया करने के बाद भी वह दंपत्ति संतान उत्पन्न नहीं कर पाते, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, बाध्यता कहते हैं, यानी बांझपन बोलते हैं। यानी बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो बच्चे पैदा करने की होती हैं, सक्षम नहीं होती, उसी को हम लोग कहते हैं कि बांझपन इनके अंदर आ गया। ठीक। अगला क्या है, बीटी कपास क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है, कई बार बोर्ड में। बीटी फसलें अनुवांशिकी रूप से संशोधित पौधे हैं जिनमें जीवाणु बैसिलस थुरिंजिएंसिस बीटी से एक जीन डाला जाता है। यह जीन एक प्रोटीन क्राई प्रोटीन बनाता है जो कुछ कीटों के लिए जहरीला होता है, जिससे फसल को कीटों के हमले से बचाया जा सकता है। यानी बीटी कपास के माध्यम से, बीटी फसलें अनुवांशिकी रूप से संशोधित पौधे हैं जिनमें जीवाणु बैसिलस थुरिंजिएंसिस बीटी से एक जीन डाला जाता है। यह जीन एक प्रोटीन काई प्रोटीन, जो काई प्रोटीन होता है, बनाता है जो कुछ कीटों के लिए जहरीला होता है, जिससे फसल को कीटों के हमले से बचाया जा सकता है। यानी बीटी फसल के माध्यम से जिन फसलों में, जिन पौधों में रोग लगने का चांस ज्यादा, अपन हम लोग देखते हैं कि गांव में जब धान उग जाएगा, धान बड़ा हो जाएगा, धान बड़ा हो जाता है, क्या होता है उसमें बहुत सारे रोग लग जाते हैं। तो उन सब फसलों को बचाने के लिए हम लोग करते हैं कि उनमें पहले से ही अनुवांशिकी क्रिया के माध्यम से बचा लेते हैं। ठीक। इन सब भैया अपने देश में पहले के समय हम लोग खेतों में 50 किलो धान बोते थे, 4 कुंटल 5 कुंटल धान पैदावार होता था। लेकिन आज के समय क्या हुआ है, ऐसे हाइब्रिडाइजेशन आ गए हैं, 3 किलो धान बोएंगे 20 कुंटल धान पाएंगे। क्यों भैया, अपने देश में पूरे हम लोग कहते हैं हरित क्रांति किसको कहते हैं, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने ऐसा काम कर दिया इंडिया में। अब हम लोग क्या है, चाइना के बाद पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 स्थान पर है खाद्य उत्पादन में इंडिया। ठीक। भारत देश जनसंख्या ऑटोमेटिक ही उत्पादित होगा। ठीक। अगला है बायोगैस। बायोगैस एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक पदार्थों जैसे गोबर, कृषि अपशिष्ट के अवायवीय पाचन से उत्पन्न होती है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। किसमें, बायोगैस में। भैया बायोगैस क्या होता है, जो गांव में लोग बगल में जो चैम्बर बना दिए, उसमें गोबर जो गाय भैंस वो ले जाकर डाल दिए, वो खाना उसका जो एनर्जी वहां बनी, जो गैस आई, मीथेन गैस आई, मीथेन गैस होती है उसमें, वो मीथेन गैस आई घरों में भोजन पकाने के लिए, ठीक, लाइट प्रकाश जलाने के लिए। ठीक। हम लोग उसका यूज कर लेते हैं, किसका, बायोगैस का यूज कर लेते हैं, गाँव में किया जाता है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला क्राई प्रोटीन क्या होता है, तो क्राई प्रोटीन बैसिलस थुरिंजिएंसिस बीटी नामक जीवाणु द्वारा उत्पादित एक कीटाणुनाशक प्रोटीन है। यह कुछ कीटों के लार्वा के पाचन तंत्र में सक्रिय होकर उन्हें मार देता है। इस प्रोटीन का जीन बीटी फसलों में कीट प्रतिरोधकता के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक। क्राई प्रोटीन का उपयोग। रेड डाटा बुक, तो रेड डाटा बुक अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज है जिसमें उन प्रजातियों, जानवरों, पौधों, कवक आदि की सूची होती है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं या संकटग्रस्त हैं। यह संरक्षण प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। रेड डाटा बुक में भैया लिखा जाता है, रखा जाता है, पूरा विवरण रखा जाता है कि कौन सी प्रजाति कहाँ विलुप्त हो रही है, कहाँ कम हो रही है, कहाँ ज्यादा हो रही है, उसको लाया जाए। क्यों, अगर हमारा पर्यावरण उसके माहौल ढांचे के अनुसार नहीं रहेगा तो हमारा पूरा प्राकृतिक वातावरण क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी आप लोग सुने होंगे अरावली पर्वत, अब अरावली पर्वत अगर करती वहां से हटती तो जो बड़े बड़े क्या थे उद्योगपति, तो उनको तो फायदा होता, लेकिन एक ऐसा समय आता जो हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में एक ऐसा बाढ़ आता। अभी तो मान लीजिए वहां पर हर साल तो बाढ़ आता ही है, बाढ़ में लोग जो
400-500 लोग मर रहे थे। अब ऐसा भयानक वहां पर क्या होता है, बादल फटते ना कि लोग वहां पर 500 नहीं, हजार हजार लोग मरते। पंजाब में भी आप लोग देखिए पूरा बाढ़ ही आया। तो क्यों आया? अब जब अरावली पर्वत करती जो हवाएं थी, वो हवाएं डायरेक्ट क्या होता कि जब हम लोग जानते हैं कि जो बंगाल खाड़ी से अपने इंडिया में, यूपी में जो वर्षा होती है यूपी में, वो होता है किधर से? अरब सागर की साइड से होता है। तो अरब सागर से हवाएं आती है तो यहाँ पर वर्षा करती है, यूपी साइड में करती है। पहली वर्षा कहाँ होती है? केरल में होती है, फिर यूपी में आता है। उसी प्रकार से जो असम साइड वाले क्षेत्र में जो वर्षा होती है, यह बंगाल की खाड़ी से होता है। अब अच्छा, बंगाल असम में वर्षा क्यों ज्यादा होती है मासिन राम में? ये मासिर राम में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतियां। और गारो, खासी, जयंती जब बंगाल खाड़ी से हवाएं चलती हैं तो गारो, खासी, जयंती करती क्या है? पूरे हवा को वहां रोक लेती हैं। जब हवाएं रुक जाएंगी तो ऑटोमेटिक भैया जब हवा आगे जाएगी नहीं, वहां भयानक वर्षा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? मासिर राम होती है। 178 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कहां पर होती है? मासिर राम में, मेघालय में। ठीक, मेघालय वाले क्षेत्र में, असम वाले क्षेत्र में, ठीक वही क्षेत्र में, ठीक भयानक क्षेत्र होता है, वहां पर वर्षा होती है। तो ये चीज, अब अरावली पर्वत कटेगी तो हवाएं वहां तेज चलेंगी, आसपास जो इलाका प्रभावित होगा। ठीक, कोर्ट ने मना कर दिया। अगला सर्टोली कोशिका। क्या सर्टोली कोशिका? एक विषाणु में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं जो पोषण प्रदान करती हैं और शुक्र जनन की प्रक्रिया में सहायता करती हैं। आणविक कैंची क्या होती है? क्या आणविक कैंची? आणविक कैंची क्या होती है? तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइमों को आणविक कैंची कहलाता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइमों को आणविक कैंची कहलाता है क्योंकि ये डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने में सक्षम होते हैं। ठीक, अगला क्या है? बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या होता है? तो बिना उचित प्राधिकरण या भुगतान के बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अन्य संगठनों द्वारा जैविक संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहते हैं। क्या? बायोपायरेसी कहलाता है। क्या? बिना उचित प्राधिकरण या भुगतान के बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अन्य संगठनों द्वारा जैविक संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। बायोपायरेसी कहलाता है। अगला प्रश्न है, बहुभुणता क्या होती है? तो एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को बहुभुणता कहते हैं। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे द्विगुत्री प्रश्न। जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि यह पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे स्वच्छ हवा, पानी और खाद्य सुरक्षा जैसे लाभ मिलते हैं। भैया वर्ल्ड में चाइना नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक के मामले में है। चाइना के बाद इंडिया दूसरे नंबर पर है। पूरे विश्व में चाइना नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है, उसके बाद भारत है। और सोचिए आप लोग, जो अमेज़न जंगल है, अमेज़न जंगल धरती पर ना होता ना तो हमारे वातावरण टेम्परेचर अभी जो 45 से 48 पहुंच रहा है, पहुंच जाता 52। आदमी चलता था मर जाता। पूरे धरती का 20% ऑक्सीजन कौन डेवलप करता है? अमेज़न जंगल करता है। अब बताइए, जब ऑक्सीजन डेवलप करेगा 20% तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? अवशोषण करेगा। तो वहां पर क्या होता है, वहां के पौधे लोग काटना शुरू कर दिए हैं, तो ऑटोमेटिक कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। जब पौधे कटेंगे, जलेंगे, जब जलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना क्या होता है? दिक्कत होगा। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन के स्वास्थ्य को मापने का एक थर्मामीटर है। यह समृद्ध और विविध पर्यावरण अधिक टिकाऊ होता है, जो मनुष्यों, जानवरों और पौधों सहित सभी प्रकार के लिए जीवन और समृद्ध सुनिश्चित करता है। यह प्राकृतिक आपदाओं से बचाव में भी मदद करता है और औषधीय पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। कौन करता है? जैव विविधता। फिर से एक बार, जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि यह पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य और स्थिति के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे स्वच्छ हवा, पानी और खाद्य सुरक्षा जैसे लाभ मिलते हैं। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन के स्वास्थ्य को मापने का एक थर्मामीटर है। एक समृद्ध और विविध पर्यावरण अधिक टिकाऊ होता है, जो मनुष्यों, जानवरों और पौधों सहित सभी के लिए जीवन और समृद्ध सुनिश्चित करता है। यह प्राकृतिक आपदाओं से बचाव में मदद करता है और औषधि पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। ठीक, अगला क्या? मानव में युग्मक जनन को विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक, युग्मक जनन
जनन कोशिकाओं से अगुणित युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया है। युग्मक जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा द्विगुणित या अगुणित पूर्ववर्ती कोशिकाएं कोशिका विभाजन और विभेदन से गुजरकर परिपक्व अगुणित युग्मक बनाती हैं। मानव में यह प्रक्रिया पीढ़ीगत निरंतरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परिभाषा क्या होता है युग्मक जनन का? युग्मक जनन किसी जीव में जनन कोशिकाओं से युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया है जहां द्विगुणित कोशिकाओं से अगुणित कोशिकाएं उत्पन्न होती है। यानी एक ऐसी प्रक्रिया जहां द्विगुणित कोशिकाओं से अगुणित कोशिकाएं उत्पन्न होती है, हम लोग कहते हैं क्या? युग्मक जनन कहते हैं। ठीक, तो युग्मक जनन किसी जीव में जनन कोशिकाओं से युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया है जहां द्विगुणित कोशिकाओं से क्या होता है? अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला क्या है? प्रकार। तो मानव में दो प्रकार का युग्मक जनन होता है। पहला शुक्राणु जनन, यह पुरुषों के विषय में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया है, शुक्राणु जनन। अगला है अंडज जनन, यह महिलाओं के अंडाशय में अंडे या अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या होती है? इस प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसमें दो अलग अलग चरण अर्धसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन शामिल है। अर्धसूत्री विभाजन और असूत्री यहाँ पर होना चाहिए शामिल है। यह चार अद्वितीय अगुणित संतति कोशिकाओं का उत्पादन करता है। कौन करता है? युग्मक जनन करता है। अगला है पुष्टि पादपों में पर परागण की विभिन्न युक्तियों का वर्णन कीजिए। किसमें? पुष्टि पादपों में पर परागण की विभिन्न युक्तियों का वर्णन कीजिए। ठीक, तो पर परागण पराग कणों का एक पुष्प के पराग कोष से उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण है। यह विभिन्न माध्यमों से होता है। जैसे हमें देखिए मक्का का पौधा सबसे बेस्ट उदाहरण होता है मक्का। मक्के के पौधे में तो क्या होता है? ऊपर पुष्प रहेगा, ऊपर का पुष्प हवा चला या कोई कीट बैठा नीचे गिर गया तो क्या हो गया? ये परागण हो गया। इसी हम लोग कहते हैं क्या? पर परागण बोलते हैं। पर परागण पराग कणों का एक पुष्प के पराग कणों से उसी प्रजाति के, यानी कि मक्का पौधा चला गया अमरूद पर तो उस पर अमरूद लग गया। ठीक, ये वही नहीं कि समझ ना? हाँ, तो पर परागण पराग कणों का एक पुष्प के पराग कणों से उसी प्रजाति के दूसरे पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण है। यह विभिन्न माध्यमों से होता है जैसे कीटों द्वारा। अब लोग देखते हैं बगीचों में खेतों में क्या होते हैं? अमरूद के पौधे उगाते हैं। क्यों आते हैं? पक्षियां खाएं, पक्षी खाने के बाद वहां पर अपना मल का त्याग क्या होता है? उससे पौधा बन जाता है कीट द्वारा। आप लोग गांव में देखते होंगे बरगद के पेड़ है या पीपल का पेड़, उसमें नीम निकल आता है। कैसे निकल आता है? क्यों? बरगद के पेड़ों पर पीपल के पेड़ों पर पक्षी बैठेंगे तो आप अपने मल का त्याग करें। जब मल का त्याग करें वहां बरगद के पेड़ उसमें क्या निकला? नीम का पौधा उग गया हुआ। या तो आसपास देखते रहे होंगे। कीट द्वारा मधुमक्खियों, तितलियों और भींगों द्वारा। वायु द्वारा हवा के झोंकों द्वारा, आमतौर पर छोटे अगोचर फूलों में। जल द्वारा जलीय पौधों में पानी के प्रवाह द्वारा होता है। पक्षियों द्वारा हार्मिंग बर्ड जैसे पक्षी द्वारा होता है। हार्मिंग बर्ड से पक्षी द्वारा होता है। अगला प्रश्न क्या है? संक्रामक और असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक के दो दो उदाहरण देकर इनके कारक, लक्षण और रोकथाम लिखिए। असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में सीधे तौर पर नहीं फैलती हैं। ठीक, यानी असंक्रामक रोग ऐसी बीमारियां होती है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में सीधे तौर पर नहीं फैलती है। कारक, ये रोग जीवन शैली, आनुवंशिकता, पर्यावरण या शारीरिक कार्यों में गड़बड़ी कारण होते हैं, ना कि किसी रोगाणु जैसे बैक्टीरिया, वायरस कारण होते हैं। लक्षण क्या है? लक्षण रोग के प्रकार पर निर्भर करते हैं, लेकिन सामान्य लक्षणों में दर्द, सूजन या प्रभावित अंग के कार्य में कमी शामिल हो सकती है। उदाहरण हृदय रोग, मधुमेह, डायबिटीज जिसको हम लोग कहते हैं, और कैंसर असंक्रामक रोगों के क्या है? प्रमुख उदाहरण है। रोकथाम। असंक्रामक रोग को रोकथाम क्या होता है? रोकथाम में मुख्य रूप से स्वस्थ जीवन शैली अपनाया जाता है, जैसे संतुलित आहार कीजिए, नियमित व्यायाम और धूम्रपान व शराब से परहेज करिए। ठीक, अगला संक्रामक रोग। संक्रामक रोग वे बीमारियां हैं जो रोगाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक या परजीवी के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होती फैलती हैं। संक्रामक रोग। कारक इसके क्या होते हैं? ये विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं कारण होते हैं जो हवा, पानी,
भोजन या सीधे संपर्क के माध्यम से फैलता है। भैया संक्रामक, अब कोई बैठा हुआ है, छी छी कर रहा है, खांसी आ रहा है उसको, मार कुकुर नहीं खांस रहा है, अब बगल में आप बैठे हो, दोस्त मार है, अब वो खांस रहा है, आपको क्या किया, दे दिए, ले जा भैया, अगले दिन तुम छी छी कर रात दिन मर। तो ये होता है संक्रामक रोग। ठीक, तो कारक क्या होता है, ये रोग विभिन्न प्रकार के रोगाणु कण होते हैं जो हवा, पानी, भोजन या सीधे संपर्क के माध्यम से फैल सकते हैं। कौन? संक्रामक रोग। नाम है संक्रामक, संक्रमण से फैलता है। लक्षण क्या होता है? सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, शरीर में दर्द और पाचन संबंधी समस्या शामिल हो सकती हैं। उदाहरण क्या है? सामान्य जुकाम होगा, इन्फ्लुएंजा, टीबी, तपेदिक, इसी को कहते हैं तपेदिक, और मलेरिया संक्रामक रोग क्या उदाहरण है। ठीक, रोकथाम क्या होता है संक्रामक रोग का? रोकथाम के उपायों में नियमित रूप से हाथ धोना, टीकाकरण करवाना और बीमार लोगों के संपर्क से बचना चाहिए। हम लोग करते क्या है, कहीं स्कूल पढ़ने गए, कोचिंग पढ़ने गए, बैठे हुए हैं, पेन छू रहे हैं, वही हाथ कहाँ लगा दिए, नाक के पास लगा दिए, कहीं लगा नाक कान के पास लगा दिए, वही फिर गए हाथ में, घर में गए ना हाथ धोए ना कुछ धोए, शुरू कर दिए भोजन करना। ठीक, तो ये चीज होता है भैया, जब हाथ नहीं धुलेंगे तो बैक्टीरिया है, किससे बैठ के किसके पास बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, हम बोल रहे हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, बहुत सारे बैक्टीरिया निकल रहे हैं। हम लोग कहते हैं नाखून उसको चबाने लगते हैं, किसी के होते बैक्टीरिया भरे होते पूरा। ठीक, तो रोकथाम के उपाय में नियमित रूप से हाथ धोइए, क्या टीका करवाइए और बीमार लोगों के संपर्क से बचिए। जो बीमार लोग हैं उनसे बचिए, जो मतलब छींक रहा है, खांस रहा है, उससे तो बचे रहिए, दूर रहिए भैया, थोड़ा दूर बैठ जाइए। मासिक चक्र के समय मादा में होने वाले हार्मोन परिवर्तन का उल्लेख कीजिए। तो मासिक चक्र के समय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर क्या होता है, बदल जाता है। ठीक, जिससे ओव्यूलेशन और गर्भाशय की परत का निर्माण व विघटन होता है। मासिक चक्र के दौरान हार्मोन का स्तर निम्नलिखित तरीके से बदलता है। पहला, एस्ट्रोजन, इस हार्मोन का स्तर कूपिक चरण के दौरान बढ़ता है, जिससे ओव्यूलेशन, अंडाशय से अंडे निकलना होता है। अगला है प्रोजेस्टेरॉन, ओव्यूलेशन के बाद ल्यूटियल चरण में प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे गर्भाशय की परत मोटी होती है और संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार होती है। यदि निषेचन नहीं होता है तो दोनों हार्मोन का स्तर गिर जाता है, जिससे मासिक धर्म होता है। जो प्रोजेस्टेरॉन होता है या ओव्यूलेशन के बाद ल्यूटियल चरण में प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ा देता है, जिससे गर्भाशय की परत क्या होती, मोटी जाती है और संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार होती है। यदि निषेचन नहीं, उस टाइम निषेचन नहीं हुआ, ठीक, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, दोनों हार्मोन का स्तर क्या होता है, गिर जाता है, जिससे मासिक धर्म हो जाता है। मासिक चक्र इसको हम बोलते हैं। ठीक, अगला क्या, मलेरिया रोग के रोगजनक लक्षण तथा उपचार लिखिए। तो मलेरिया रोग किससे होता है? मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी कण होता है। रोगजनक क्या होता है? प्लाज्मोडियम सबसे घातक होता है। लक्षण क्या होता है इसमें? तेज बुखार होता है, ठंडा लगना होता है, सिर दर्द, मतली और गंभीर मामलों में अंग विफलता है। उपचार क्या होता है? एंटी मलेरियल दवाएं जैसे क्लोरोक्विन या आटोमिसिन आधारित सर्जन चिकित्सा होता है इसमें।